हेलो हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है तो प्लीज ओके 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 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, वैसे तो कल मैंने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कराई थी, बहुत अपने हिसाब से बहुत सिंपल वे में कराई थी, ठीक है। बट आपका एक आध मैंने देखा मैसेज, ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज थे। तो लेक्चर खत्म हो जाने के बाद अपना, समझ रहे हो ना, थोड़ा आउटपुट जरूर दिया करो लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है। हर अच्छे बच्चे से बोल रहा हूँ ये वाली बात में, कि उस लेक्चर में क्या उसको इंप्रूव हुआ, क्या नहीं हुआ, या कहाँ क्या जो भी है इस लेक्चर से रिलेटेड, एंड में जब लेक्चर फिनिश हो जाए, ठीक है, क्लास बंद हो जाए उसके बाद, ठीक है, जब भी टाइम मिले। तो इतना क्लियर है। तो अब पहले तो हम लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू आगे करके आज 8 हमारा टारगेट है, ठीक है। कॉजिंग एजेंट HIV क्लियर कट करते हैं, फिर लेक बस हमारा बचेगा ड्रग्स, ठीक है। सिंगल लेक्चर में ड्रग्स आपके ब्रेन में सेट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, और वेटनेसडे को। वेटनेसडे को हम PYQ डिस्कस करेंगे, सारे के सारे टोटल PYQs, और मतलब समझो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये मानो कम से कम 1 आवर के क्वेश्चन होंगे आपके, लगभग 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, 45 के आसपास 45 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम ट्यूसडे को। वो 45 सुपर क्वेश्चन होंगे, पूरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को एकदम क्लासिक तरीके से रिवाइज करा देंगे। तो वो हमारा सेशन होगा ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे के बाद हाँ, फिर तो आपका वो, सॉरी वेटनेसडे को, थर्सडे को आपका ऑफ होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ओके। देखो, मैंने कल आपको ट्रिक बताया था, आपने ट्रिक यूज किया होगा मुझे लग रहा है घर पे, ठीक है। मम्मा पापा, ठीक है, भाई, ठीक है, बहन, कहीं किसी के भी साथ ट्रिक उसको यूज करना तो याद हो जाएगा, क्योंकि डिसऑर्डर ऐसे याद होंगे। तो कल हमने आपसे सबसे पहले बात की थी बैक्टीरियल डिसीज की। तो बैक्टीरियल डिसीज में कितने डिसीज बताए थे हमने? 4, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉजिंग एजेंट, ठीक है। बस देखो, भूलोगे क्या आप? कॉजिंग एजेंट भूलोगे, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, जैसे विडाल टेस्ट बताया था मैंने, उनका नाम याद रखना है। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है तो आपको याद रखना है, तो सबके ट्रीटमेंट याद नहीं रखने। फीवर सिम्टम, सबके केस में फीवर सभी केस में आता है, कहीं स्पेसिफिक सिम्टम है तो आपको मेमोराइज रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें टिप्स पर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी कराऊंगा, वो जरूरी भी है। इस बार नीट में देखा भी होगा, भाई कुछ क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जूलॉजी में तो हर बार आते हैं बाहर से, ठीक है। इस बार भी देख लो बाहर से आए, तो अब बच्चे सीखना बंद कर देंगे, नहीं नहीं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे तो समझ लो वो सब छोड़ के आए होंगे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी थे, और बहुत अच्छे लेवल पर थे, ठीक है। नीट के पेपर सभी के पास है, सभी ने देखा होगा। तो सीधी सी बात है, जो हम थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बियॉन्ड लेके चलेंगे वो जरूरी है, समझो कि वो आता है क्वेश्चन वहां से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज की बात की थी। नंबर 1 टाइफॉइड, नंबर 2 निमोनिया, नंबर 3 डिप्थीरिया, और नंबर 4 हमने बताया था प्लेग। तो चारों के नाम याद होने चाहिए। कॉजिंग एजेंट, टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, और आज सामने होते मैं पूछता टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, बता भी रहे होगे आप, मुझे लग रहा है, ठीक है। सामने ही हो एक तरीके से, क्यों हम सोचे सामने नहीं हो, ठीक है। टाइफाइड कॉजिंग एजेंट फटाक से लिख सकते हो आप, ठीक है। भाई कौन सा, भाई टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, ठीक है। अरे क्या था, साल्मोनेला टाइफी। और ऐसे पूछेंगे निमोनिया कॉजिंग एजेंट, एनसीईआरटी ने एक नहीं 2 दे रखे हैं निमोनिया कॉजिंग एजेंट, ठीक है। एक तो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है, उसे कंफ्यूज मत होना, फ्लू, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, 2 आपको ये भी याद रखने हैं। ऐसे ही मैंने बताया था डिप्थीरिया। डिप्थीरिया केस में कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और ऐसे ही आपको ध्यान रखना है प्लेग। प्लेग में बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। और उसको स्प्रेड कौन करता है, ठीक है, रेट के अंदर आप बोलोगे जीनोप्सेला, ठीक है, वो उसका वेक्टर है। ये ह्यूमन में होने वाला डिसऑर्डर नहीं है, ये स्पेशली रेट में, पर एक्सीडेंटली ह्यूमन में अगर आ जाए तो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्लेग, और मैंने प्लेग की कहानी बताई थी चाणक्य वाली, वो याद रखना, वो सही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो बिल्कुल सही है, जो ऑलरेडी, ठीक है।
चलो यहां तक क्लियर था, चारों क्लियर हैं। अब मैंने विडाल टेस्ट ध्यान रखना है आपको, भाई किसके केस में यूज करते हैं विडाल, आप समझ गए होगे, ठीक है, टाइफाइड के केस में यूज करते हैं। इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, ठीक है। निमोनिया आपको पता ही है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन, नीचे एल्वुलाई लोअर वाला पार्ट, ठीक है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन नहीं हो पाता, और अगर सीवियर हो जाए तो हमारा बॉडी का बहुत सारा पार्ट ब्लूइश अपीयरेंस दिखाता है ड्यू टू इंक्रीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। चलो खैर ठीक है, ये भी क्लियर था। निमोनिया के बाद डिप्थीरिया मैंने बता दिया आज की डेट में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वैक्सीन की फॉर्म में टॉक्सॉइड होते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, एकदम क्लियर था। और नंबर 4 हमने बात की थी यहां पर, ठीक है, प्लेग, जो कभी बोलोगे नहीं, ठीक है, रट में होने वाली बुबोइनिक प्लेग बोलते हैं, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बुबोइनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्म पिट्स के अंदर, ठीक है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड बुबोइनिक प्लेग। या ब्लैक डेथ क्योंकि लास्ट टाइम पर बॉडी में ब्लैक पैचेस हो जाते हैं जो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक चारों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, अब तो टिप्स पर आ गया होगा यार, ठीक है। लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद अपने कमेंट्स जरूर देना कि टिप्स पर आया या नहीं आया, ठीक है। फाइनली क्योंकि ये सब कमेंट चले जाते हैं, वो मैं ये वाले कमेंट नहीं देख पाता, मैं वो तसल्ली से कमेंट देखता हूं कि हाँ कहाँ क्या है, तो वहां कमेंट कुछ देखते ही नहीं है, ठीक है। चलो खैर ठीक है, इसलिए आपका जो भी मेन पर जो भी है वो मुझे लास्ट में दिखना चाहिए, ठीक है, लेक्चर खत्म होने के बाद। अब लास्ट में हमने बताया वायरल, वायरल में हमने 3 डिसऑर्डर यहां कराए थे, एक डिटेल में आज कराने वाले हैं, तो 4 ही वायरल में हो गए, ठीक है। वायरल में कॉमन कोल्ड डिटेल में दे रखा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है, क्योंकि जरा से समझ रहे हो ना, हर चीज से स्प्रेडिंग होती है। लाइफ साइकिल वही 3 to 7 डेज की होती है इस वायरस की। वायरस को किल नहीं किया जा सकता, बता चुके हैं। वायरस के सिम्टम को सप्रेस किया जाता है, अक्सर कर कोल्ड की किसने पता ही है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, सिंपल सी बात, ठीक है, क्लियर था बिल्कुल। कॉमन कोल्ड एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर फाइनली हमने बात करते हैं सेकंड में वायरल डिसीज बताई थी यहां पर बेटा, हिपेटाइटिस बी। हिपे मतलब हिपे, हिपो, हिपार, समझ जाना, लिवर की बात कर रहे हैं। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यदि ऐसी डिसीज जिसके अंदर लिवर में इन्फ्लामेशन होता है, और जॉन्डिस, इन्फ्लामेशन होगा तो जॉन्डिस होगी। तो हिपेटाइटिस कॉजिंग एजेंट हिपेटाइटिस बी वायरस। देखो हिपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं तो हिपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए वायरस। ऐसी हेपेटाइटिस ए बी सी डी, ठीक है, कई टाइप की होती है, कई टाइप की हेपेटाइटिस देखने को मिलती है, मेरी बात समझ रहे हो। तो जिसमें अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के अंदर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इंक्लूडेड इन एसटीडी, आप बोलोगे हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसमें डीएनए, ठीक है, वायरस होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर हेपेटाइटिस की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिशन तो है, पर ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस करके मदर से फीटस में एंटर कर सकता है, ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, अगर मैं हेपेटाइटिस की बात करता हूं तो लिवर, जब भी लिवर की बात करूंगा, जॉन्डिस, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये भी ध्यान रखना है कौन कौन से इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कौन से रूट कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलो ये वाली बात, और कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिशन के थ्रू होते हैं, वो भी सब क्लियर हो गया, तीनों आपको क्लियर है, ठीक है। फाइनली हेपेटाइटिस के बाद हम आ गए थे पोलियो। पोलियो की कैसे बात करते हैं बेटा, बताया था हमारे स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो जाती है, वीक हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं इसके इन्फेक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि इन मसल्स को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और करता कौन है, आप बोलोगे अगेन वायरस, ये वायरस, पोलियो वायरस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ये मेन इसका सिम्टम है, ठीक है, पैरालिसिस वगैरह एटसेट्रा। और इसके केस में वैक्सीन नहीं भूलनी है, जो माउस से वैक्सीन देते हैं उसमें लाइव एट्यूनेटेड वायरस होता था, और जो इंजेक्टेबल होती है उसमें किल्ड वायरस होता था, ठीक है। तो ये आपको कॉमन सी बात है। आज की डेट में अकॉर्डिंग टू WHO ये टोटली इरेडिकेट हो चुका है, अकॉर्डिंग टू WHO पोलियो, ठीक है। रूट ऑफ इन्फेक्शन गट कंटामिनेटेड फूड एंड, ठीक, गट के थ्रू होता है इसका इन्फेक्शन। चलो ठीक है, ये भी क्लियर था, पोलियो एकदम क्लियर था। अब एड्स में कराने वाला हूं आज डिटेल में, ठीक है। तो वायरल भी क्लियर हो गए, बैक्टीरियल भी क्लियर हो गए, ठीक है। इसको ऐसे 2-4 बार और करोगे आप, जैसे आज मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, आज के बाद नहीं कराऊंगा, दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने अगर बात की थी नंबर 3 हेलमिंथीज डिसीज, 2 ही आपको याद रखनी है, एक तो राउंड वॉर्म एस्के हेलमिंथीज, ठीक है, एस्कैरिस
याद रखना है आपको। राउंड वॉर्म होते हैं, इंटेस्टाइनल ब्लॉक तक कर देते हैं, और मैंने बताया था हर बच्चे को इसका इन्फेक्शन होता है, हर किसी को हुआ होगा, और बचपन में भी आपने वही कीड़ों वाली दवा कहते हैं इसको, ठीक है, खाई होगी। छोटे बच्चों को सिरप पिलाते हैं, ये नॉर्मली, ठीक है, अक्सर कर साल 2 साल में एक बार इसकी टैबलेट तो खा लेनी चाहिए, 2 टैबलेट्स होते हैं, खा लेनी चाहिए सबको, ठीक है। थोड़े बहुत अगर आपकी गट में होंगे, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन तो हो ही जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बच्चे गिरी हुई चीजें खा लेते हैं, बड़े बाहर से, ठीक है, सैलेड और ये मैंने बताया था ना, कुछ भी उठा के खा लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो क्यों उसको इंटेस्टाइन में रखा जाए, उठा करके 2 टैबलेट खा के बाहर खत्म नहीं कर दिया जाए। तो ध्यान रखना है आपको, हेलमिंथेस के अंदर एक, ठीक है, एस्कैरियासिस, ठीक है, कॉज बाय, ठीक है, एस्कैरिस, ठीक है, लुम्ब्रिकॉइड्स बता दिया था मैंने आपको। राउंड वॉर्म होता है, ठीक है, इसकी वजह से भी फीवर, तो हर किसी में फीवर आता है। इंटेस्टाइनल ब्लॉक भी हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में रहेगा और म्यूकोसा के अंदर उसने डैमेज किया तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। बेसिक मैंने बता दिया था आपको। फाइनली हमने बात की थी इसके बाद, इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन रिपीट होता है, इस पर बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बाउचेरिया बैनक्राफ्टी, ठीक है, फाइलेरिया समझ रहे हो ना, फाइलेरिया वॉर्म है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंफ्यूजन कहां होता है इसके केस के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो आप देखना, इसको एलिफेंटियासिस डिसऑर्डर का नाम है, क्योंकि एलिफेंटियासिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पैर में स्वेलिंग आ जाती है, लाइक एलिफेंट लेग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस, ठीक है। फाइलेरियासिस भी बोल सकते हो, एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हो, बाउचेरिया बैनक्राफ्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं इसको। अब ये करता क्या है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लामेशन कर देता है, ठीक है। इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन होगा, और अगर सपोज इन्फ्लामेशन की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड ज्यादा बनेगा, और अगर कोई लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाए तो फ्लूइड ऊपर नहीं आ पाएगा, लोअर पार्ट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, कभी कभी टेस्टीज भी स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम एलिफेंटियासिस, क्योंकि एलिफेंट लाइक लेग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें भाई स्प्रेडिंग कौन करता है, ठीक है। अच्छा, स्प्रेडिंग तो मैंने बता ही दिया था आपको, क्यूलैक्स, ध्यान रखना, मॉस्किटो क्यूलैक्स, ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा मॉस्किटो, क्यूलैक्स मॉस्किटो इसके स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो, एक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक दोनों क्लियर था। अब हमने बस 2 ही कराए थे हमने हेलमिंथेस, उसके बाद हम आ गए थे फंगल डिसीज। फंगल में मैंने बताया था भाई रिंगवॉर्म ध्यान रखना है, एक ही डिसीज है। कॉजिंग एजेंट आपको 3 ध्यान रखना है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइगोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, और टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। भाई मैंने बताया था ये बहुत ही इन्फेक्शियस है, अगेन कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस, इट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस, ठीक है, मतलब तुरंत फैलती है। भाई आपने किसी का कॉम यूज किया तो हो गई, ठीक है। किसी को अगर दांत खाज हो रखी है और उन्होंने कपड़े टांग रखे हैं, आपको पता ही नहीं, आपने उठा करके नहीं, कभी दोस्त बन जाते हैं यार, दियो अपनी शर्ट, ठीक है। तो बस ऐसे केस में तुरंत इन्फेक्शन होता है, तो ये चीजें थोड़ी सी समझ रहे हो ना, अवॉइड करनी चाहिए। टॉवल किसी का यूज नहीं करना चाहिए, कॉम किसी का यूज नहीं करना चाहिए, इजीली हो जाती है। एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, लोअर वाले पार्ट पर व्हाइट व्हाइट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, रिंग वॉर्म, समझ में क्या क्या होगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फीमेल क्यूलैक्स मॉस्किटो मैंने बताया था, ठीक है। भाई ब्लड सकिंग ऑलवेज फीमेल, मेल कभी ब्लड सकिंग नहीं होते, क्योंकि मेल के माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के नहीं होते, स्पॉन्जिन टाइप के होते हैं मेल मॉस्किटो के। फीमेल मॉस्किटो के माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसलिए मेल कभी खून नहीं लेते, वो समझ रहे हो ना, जो भी स्पॉइल्ड चीजें होती हैं, ठीक है, उसको सक करने का काम करते हैं। चलो यहां तक क्लियर है, ओके ओके ओके। अरे तुम गलत डायरेक्शन में ले गए क्या? बच्चे शैतान है, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर फीमेल ही खून चूसते हैं, शैतान है बच्चे, ठीक है। अरे फीमेल ही खून नहीं चूसते, मेल भी खून चूस सकते हैं, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर, पर मॉस्किटो के केस में फीमेल खून चूसते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, एकदम क्लियर है, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब 2 डिसऑर्डर मैंने डिटेल में आपको बताए थे, क्या क्या 2 डिसऑर्डर बताए थे बेटा। एक तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, मलेरिया, और दूसरा बताया था मैंने, ठीक है, पूरा का पूरा डायग्राम बना करके, एंटामीबा हिस्टोलिट का, ठीक है, अमीवाइसिस, ठीक है, अमीवाइक डिसेंट्री भी बोलते हैं। मलेरिया कॉजिंग एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक प्रोटोजुआ, ठीक है। भाई मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजुआ ही तो है, सॉरी मलेरिया कॉजिंग एजेंट क्या है, एक प्रोटोजुआ ही तो है, लाइक प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की भी कई वैरायटी हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनमें मैं 3 एनसीईआरटी में रखे हैं वो मैंने लिखा दिए हैं आपको, उनको ध्यान में रखना है। जिसमें भाई मोर कॉमन कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मैक्सिमम इसी के केस देखने को मिलते हैं,
टर्शियन मलेरिया होता है। और सबसे मैलिग्नेंट डेंजरस घातक कौन होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कई बच्चों को लगा सर आपने बहुत टिपिकल तरीके से जल्दी जल्दी करा दिया। बताओ, एक एक डायग्राम बना के मैंने समझाया था जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बहुत प्यारी तरीके से समझाया था, पर भी कुछ बच्चों को लगा, ठीक है, पर कोई नहीं, फिर भी मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आज का टारगेट तो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स हम कवर करने वाले हैं। तो प्रोटो जो एक बार मैं करा देता हूं, जो जो मैं कराया था, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम उठा लिया है आज मैंने, कुछ नया मिल जाएगा आपको, रिवीजन भी हो जाएगा और मैं एनसीईआरटी भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सीपेरम, तीनों मैंने बता दिए थे। वाइवेक्स मोर कॉमन है, फैल्सीपेरम सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। और सबसे कम केस देखने को मिलते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया के, बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली 1%। वाइवेक्स और फैल्सीपेरम टर्शियन मलेरिया है, ये क्वार्टेन मलेरिया है, 3 दिन बाद चौथे दिन फीवर आता है इसके अंदर, रिपीटेशन इस तरीके से होगा। इनके केस में हर 2 दिन बाद तीसरे दिन फीवर आएगा। यहां तक क्लियर था? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम ले लेते हैं आज पूरा पूरा। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक कोई भी पैरासाइट हो तो पहले ध्यान रखना होगा आपको उसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक। ये ट्रिक्स थी सारी की सारी, ठीक है, कंसेप्ट है ये बहुत भयंकर, ठीक है। अगर कोई भी पैरासाइट है, पहले सोचो इसकी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, मोनो, डाई का मतलब कंप्लीट इन 2 होस्ट, मोनो का मतलब कंप्लीट इन 1 होस्ट, ठीक है। अगर 2 होस्ट की बात करते हैं तो दिमाग में होना चाहिए यार कौन सा प्राइमरी है तो कौन सा सेकेंडरी है। 2 है। प्राइमरी ऑलवेज जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एकदम कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखो हर समय, ठीक है। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, वही 2 होस्ट हैं, एक तो फीमेल मॉस्किटो, कौन सी फीमेल इस बार? एनाफ्लीज, और भाई ह्यूमन मैन, ठीक है। ये 2 हो गए होस्ट। इसमें सेक्सुअल पार्ट कहां होता है? मॉस्किटो के स्टमक में, इसलिए मॉस्किटो कौन सा होस्ट हो गया? मॉस्किटो उसका प्राइमरी होस्ट हो गया, क्योंकि उसकी गट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो प्राइमरी होस्ट हो गया। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं मैन, ह्यूमन, भाई ये सेकेंडरी होस्ट है, इसको इंटरमीडिएट होस्ट भी कह सकते हो, अल्टरनेटिव होस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर एसेक्सुअल मल्टीपल फिशन, एसेक्सुअल में भी कौन सा? मल्टीपल फिशन टाइप का, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। एकदम क्लियर था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर दोनों के अंदर, ठीक है। भाई प्राइमरी होस्ट की बात करते हैं तो स्टमक में ये मैकेनिज्म होती है। सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं तो लिवर और आरबीसी के अंदर ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, साइकिल को रन करता है। तो ऑर्गन भी समझ में आ गई, प्राइमरी होस्ट में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, सेकेंडरी होस्ट में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। फिर लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। भाई लाइफ साइकिल में अगर कोई इंफेक्टेड मॉस्किटो आएगा, स्किन पर बैठेगा, हेल्दी ह्यूमन की स्किन पर, और अपना सलाइवा पेनिट्रेट करेगा, यानी माउथ पर पेनिट्रेट करेगा तो सलाइवा भी एंटर करेगा, और सलाइवा के अंदर ही इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट, मत भूल जाना, हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोजॉइट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में शायद ना दिखे आपको, एनसीईआरटी मैंने बोला आपको अपने राइट हैंड पर रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो रखो आप, ठीक है, वही मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, बॉटनी में तो वही मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से है ही, बट जूलॉजी में थोड़ा बहुत बाहर से है, पर एनसीईआरटी पे तो मास्टरी करनी ही है, क्योंकि भाई बोर्ड भी तो देना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल साथ होनी चाहिए। एक रफ 2 तो चीज देखो, अपना जो भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, ठीक है, या लैपटॉप हो, ठीक है, या आपके पास एलसीडी हो, ठीक है, स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं तो उसमें भी बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, आराम से बैठ के। तो बस सीधी सी बात है, कोई भी डिवाइस आपके पास हो उसको सामने रखो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, एक बढ़िया सा पेन और एक बढ़िया सी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। प्यार से लेक्चर देखा करो, समझा करो जैसे क्लास में चल रहा है, बिल्कुल हमें स्पीड से करा नहीं रहे बिल्कुल। और जो भी आपको लगता है उसको नोट करते जाओ, जो भी काम की चीजें वो रफ पर नोट करते जाओ, ठीक है। जब लेक्चर फिनिश हो जाए तब नोट्स बनाओ, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जल्दी काम करते हैं जल्दी से बढ़ते हैं, जल्दी से गिरते भी हैं, ठीक है। जल्दी के चक्कर में आप नुकसान कर लोगे अपना, धीरे धीरे चलो, ठीक है। यानी प्रॉपर एक नोट्स भी बनेंगे आपके, और उस समय मेमोरी डबल वाला एक्सपोज मिलेगा, मेमोरी को परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। इसको थोड़ा करो, ठीक है, और इससे लिखने की भी आदत बनेगी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में भी लिखना है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रैक्टिस बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। और नोट्स जो बनवा रहे हैं वो बोर्ड के हिसाब से बनवा रहा हूं मैं, नीट के सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए, बोर्ड में जो लाइनें आती हैं वो सारी मैं छपवा रहा हूं, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर रखी है मैंने, और जितने भी डायग्राम, फ्लो डायग्राम है बेहतर से बेहतर वो ऐड कर रखे हैं, वही छाप के आओगे, पूरे मार्क्स छीन के लाओगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी साथ रखोगे तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर, देखो अब एक ये क्या है, इन्फेक्टिव मॉस्किटो क्या काम कर रहा है,
बाइट कर रहा है, और क्या एंटर करा दिया इसने ह्यूमन के अंदर? स्पोरोजॉइट, ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, तब क्या होगा? स्पोरोजॉइट्स आर, ठीक है, इंजेक्टेड विद बाइट। स्पोरोजॉइट क्या हो गए? एंटर कर गए। ये कौन जो एंटर कर रहे हैं वो कौन है बेटा? स्पोरोजॉइट। जो एंटर कर रहे हैं ये कौन है? स्पोरोजॉइट। वो स्पोरोजॉइट्स एंटर कर गए। अब स्पोरोजॉइट्स लगभग 30 मिनट का टाइम लगता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का टाइम लगेगा। 30 मिनट के अंदर कहां पहुंच जाएंगे? लीवर। कहां पहुंचेंगे? लीवर के अंदर पहुंचेंगे। 30 मिनट के अंदर लीवर के अंदर पहुंच गए स्पोरोजॉइट। अब लीवर में क्या होगा? अभी लीवर में चलेगी प्री-रेथ्रोसिटिक साइकिल। लीवर में लिखाया था मैंने, लीवर में साइकिल चलती है, क्या बोलते हैं इसको? रेथ्रो से पहले प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल। भाई प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल चलेगी। अगर प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है? अब देखो, लिवर में एंटर करते हैं, लिवर के अंदर एंटर करके क्या करते हैं? मल्टीपल फिशन करके अपने न्यूक्लियस को कई पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर लिवर सेल को डैमेज करके बाहर निकल जाते हैं, फिर नई लिवर सेल, फिर नई लिवर सेल। तो ये साइकिल लिवर में कंटिन्यू रहती है। इसी को बोलते हैं प्री रेथ्रोसिटिक साइकिल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ध्यान लिखा क्या है? पैरासाइट या स्पोरोजॉइट रीच द लिवर थ्रू ब्लड, पहुंच गए भी ब्लड के थ्रू लिवर में, ठीक है। देन पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब एसेक्सुअली का मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है यहां पर? मल्टीपल फिशन। चलो ठीक है, एसेक्सुअली इन लिवर सेल, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। लास्ट में क्या करेंगे? सेल को बस्ट करते जाएंगे, सब संख्या बढ़ जाएगी इनकी, तब ये कहां रिलीज हो जाएंगे? ब्लड के अंदर। अब एंट्री करेंगे फाइनली ब्लड के अंदर। प्री रेथ्रो के बाद क्या चलेगी? इरेथ्रोसिटिक साइकिल। तो अब यहां हम क्या बताने वाले हैं? यहां बताने वाले हैं इरेथ्रोसिटिक साइकिल। अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। कहां पर रन होती है? इन आरबीसी। नाम ही है इन आरबीसी। इरेथ्रो, इरेथ्रो मतलब आरबीसी। अब देखो आरबीसी में क्या होता है भाई? पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। जैसे यहां पर मल्टीपल फिशन कर रहा था, ऐसे यहां पर भी करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा? बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, ठीक है। रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल। तो मैंने इसका पूरा, एक्चुअल में इन्होंने एनसीईआरटी वाले आधी बात करते हैं तो बच्चों को समझ में आता नहीं है, ठीक है, इसलिए तो मैंने पूरी बात लिखाई। मैंने क्या कहा? पहले आरबीसी में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद अंदर एक वैक्यूल बना लेते हैं और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको सिग्नेट रिंग बोलते हैं। रिंग समझ रहे हो ना? अंगूठी जैसा स्ट्रक्चर। फाइनली कुछ समय बाद जब वैक्यूल को खिसकाते हैं, साइज बड़ा करते हैं और एक ट्रोफोजॉइड बन जाता है। ट्रोफोजॉइड इरेगुलर शेप, अमीबा की जैसा स्ट्रक्चर, और ये खाना चालू कर देता है हीमोग्लोबिन को। हीम और ग्लोबुलिन दो चीजें थी। हीम तो वही काम की चीज है, प्रोटीन है, डाइजेस्ट कर लेंगे। ग्लोबुलिन, सॉरी उल्टा बोल गया, ग्लोबुलिन काम की चीज है, प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। हीम टॉक्सिक मटेरियल है, और जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको छोड़ देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? हेमेटिन या हीमोजॉइन ग्रैन्यूल भी बोल सकते हो, वो आरबीसी में रह जाते हैं। जब आरबीसी रप्चर होती है, फिर करते हैं मल्टीपल फिशन। पहले खाएंगे, खाना खत्म, फिर आप क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करेंगे, अपने न्यूक्लियस को कई पार्ट में ब्रेक करेंगे। पर अंतर इतना है, लीवर के अंदर जो मीरोजॉइट्स बन रहे थे वो 1000 थे, यहां पर जो बनेंगे मीरोजॉइट्स वो ओनली 12 to 24 होंगे पर आरबीसी, ठीक है। तो ये जब आरबीसी रप्चर होगी तो ये बाहर निकलेंगे, पर साथ साथ वो टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स भी बाहर निकलेंगे। जब टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स बाहर निकलेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सिम्टम ऑफ मलेरिया, ठीक है। देखो मलेरिया के टाइम पर आपको क्या लगता है? जब मलेरिया में आपको क्या होता है? आपको ठंडी लगती है, आपको फीवर आता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स क्रिएट होते हैं विच रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप बोलोगे हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो इसके केस के अंदर, ठीक है, हेमेटिन। हेमेटिन इज ऑल्सो हीमोजॉइन, हीम का पार्ट है। तो ये अब क्लियर हो गया। अब इसमें होता है कुछ तो क्या करेंगे, कुछ लिवर में वापस भी एंटर कर सकते हैं, कुछ इसी को चलाते रहेंगे। कुछ क्या करेंगे भाई? अब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तो हमें क्या करना है? सब मोह माया को छोड़ना है। तो एंटर कर जाएंगे आरबीसी के अंदर। आरबीसी में एंटर करके एक साइज बड़ा कर लेंगे, साइज छोटा कर लेंगे। जो बड़ा साइज का होगा वो फीमेल होगा, छोटे साइज का होगा वो मेल होगा। यानी इसको बोलेंगे फीमेल गैमीटोसाइड और छोटे वाले को बोलेंगे मेल गैमीटोसाइड।
समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट, बस। अब शर्त है ये मेगा और माइक्रो रात के टाइम आपकी बॉडी की सरफेस पर आएंगे। अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो आता है, शर्त है, आता है और उसको आपको बाइट करता है तो उसके अंदर एंटर करेंगे, नहीं तो ये डिजेनरेट कर दे, खत्म हो जाएंगे ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। पर मान लो एक्सीडेंटली कोई मॉस्किटो आया, उसने रात के टाइम पर, रात में निकलते हैं, और बाइट करेगा, खून को सक करेगा, तो उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। यही नहीं सारी स्टेज एंटर करेंगे, ठीक। बच्चे कहते हैं नहीं सर यही क्यों एंटर करेंगे, ये नहीं क्यों नहीं करेंगे, कोई और क्यों नहीं करेंगे, वे सभी करेंगे, पर सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। बट गैमीटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होते, स्टमक में जाकर के गैमीटोसाइट गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी अब साइकिल कहां चलेगी, मॉस्किटो में, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, गैमीटोसाइट ये पहुंच गए, गैमीटोसाइट ये अंदर जाकर के क्या काम करेंगे, समझना मेरी बात, मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जाकर के गैमीटोजेनेसिस करेंगे, जिसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन तो होता है एक्सफ्लैजिलेशन, ठीक है भाई, 6 to 8 गैमीट बन गए बाय माइटोटिक डिवीजन। फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन वही एक बड़ी सेल एक छोटी सेल पोलर बॉडी, वो डिजेनरेट कर जाएगी, बड़ी सेल बचेगी। अब ये एक्सफ्लैजिलेशन से बने हुए मेल गैमीट फीमेल गैमीट में एंटर कर जाएंगे, एंटर करते हुए दिखा दिया है इन्होंने, ठीक है। एंटर करके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। कहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, बोलोगे फीमेल मॉस्किटो के स्टमक में। देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, अब इन्होंने सारी स्टेज नहीं दिखाई, हमने स्टेज बता दी भाई। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉयड होता है, फिर ऊकाइनीट बनेगा, इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ठीक है, जो डिप्लॉयड कंडीशन शो करती हैं, आप लोग ऊकाइनीट। फिर ऊकाइनीट धीरे से पेनिट्रेट कर जाएगा स्टमक की वॉल में, अंदर जाके सिस्ट बना लेगा, वो बन जाएगा ऊसिस्ट। फिर ऊसिस्ट के अंदर मियोसिस होगी, अगेन डिप्लॉयड से हिप्लॉयड कंडीशन आएगी, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड, अगेन वही सब हिप्लॉयड कंडीशन कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, और बन जाएंगे ढेर सारे अगेन स्पोरोजॉइट्स। अब ये रप्चर करेंगे तो वहां से निकल करके सीधी सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे, और अगेन तैयार हो गया ये मॉस्किटो इन्फेक्शन के लिए, अगेन हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, अगेन नए साइकिल चालू हो जाएगी। तो अब बताओ क्या समझ में नहीं आया इसके अंदर, एक साइकिल चल रही है ह्यूमन में, एक चल रही है मॉस्किटो में, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। कई बच्चों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। अब मुझे बताओ यहां तक कोई भी डाउट है? बोर्ड में एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू देखो 1 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट एमसीक्यू की बात नहीं करते, आप कंसेप्ट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। वो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो चाहे वो एमसीक्यू में पूछे, 1 मार्क्स में पूछे, ठीक है, या थोड़ा लॉन्ग में पूछे, आप कर सकते हो ना, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी हम किसकी करा रहे हैं, आपको मेडिकल की करा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती, वहां तो थ्योरी आती है, ठीक है। वो तो आपको थ्योरी आती है तो आप लिख के आओगे, नहीं आती तो नहीं लिख के आओगे। इतना तो आपके दिमाग में हम सेट कर ही देंगे कि कुछ भी नहीं जानते होगे तो बना बना के भी लिख के आ जाओगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। नहीं तो जो तो डायग्राम हम आपसे बनवा रहे हैं ये भी दिमाग में होंगे तो मार्क्स छीन के लेकर के आओगे, ठीक है। तो बोर्ड की तो टेंशन करनी ही नहीं है, बस मेडिकल के लिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ आपको, एमसीक्यू के लिए टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, अबे एड्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं बेटा, साक्षी साक्षी बेटा सब्र कर, अभी एड्स पर आ रहे हैं हम, अभी एड्स स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। अभी बताऊंगा एड्स तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ टर्म 2 टर्म फर्स्ट, बिल्कुल टर्म दोनों टर्म के एग्जाम का ध्यान रखना है आपको, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ओके एकदम क्लियर 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 क्लियर, बस ठीक है। तो हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट कल मैंने डायग्राम बना के समझाया था आपको, दो बार मतलब डायग्राम बना हुआ छाप दिया है, कि अब एक बार रिवीजन करा देता हूं। एक पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई अमीवॉइसिस की बात कर रहा हूं, इसको अमीबॉइक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ठीक। कॉजिंग एजेंट कौन होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कहां पर पैरासाइट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज मत होना, ऑलवेज लार्ज इंटेस्टाइन, इतने बार समझा दिया है, कभी गलती मत करना। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज पे क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाओगे, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, लिख भी दिया, वेरी इंपोर्टेंट हमने, ठीक है। तो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, अगर आप वेजिटेबल खा रहे हो, फिर मैंने बताया था इसकी स्प्रेडिंग कैसे हो सकती है। अगर मैं एस्केरिस की बात करता हूं तो वो जरूर भाई कंटामिनेटेड फूड वाटर से होती है, ये भी होती है, पर इसमें हाउस फ्लाई का रोल है, मैंने साफ साफ लिखा है, और एनसीईआरटी में भी साफ साफ दे रखा है हाउस फ्लाई, ठीक है। तभी तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ठीक है, तभी तो उन्होंने स्टार्टिंग में खूब ऐड आते थे कि आप शौच के लिए बाहर जाते हो
और बाहर ये सोच के आते हो गंदगी बाहर जा रही है ना, वहां से आप गंदगी घर के अंदर लेकर के आते हो। क्यों? बाहर जाओगे तो हाउस फ्लाई भाई बाहर भी होंगे, वो बैठेंगे तो उसके ऊपर ये टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट अटैच हो जाएंगे उसके विंग्स में, उसके लेग्स में, और वो घर पे भी आएंगे, अंदर आएंगे तो आपके फूड पर बैठेंगे, तो क्या होगा? इन्फेक्शन। समझ गए ना मेरी बात? इसीलिए खुले में नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्वच्छ भारत अभियान। चलो ठीक है, तो यहां समझना बिल्कुल यार, ये तो जरूरी है स्वच्छ भारत अभियान। भाई दुनिया इतनी सुंदर है, ठीक है, क्योंकि भाई लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हमें भी तो रखना चाहिए, ठीक है। पर वही ना, हमारे अपने इंडिया के अंदर पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। मुझे बस अरबियन कंट्रीज में दुबई की एक चीज अच्छी लगती है कि वहां छोटी छोटी चीजों पर तगड़ा पनिशमेंट है, वो टैक्स नहीं लेते, ठीक है, पर पनिशमेंट से खतरनाक वसूली करते हैं, जिस वजह से वहां का इंसान एकदम मतलब गलती करता ही नहीं है वहां पर, ठीक है। मतलब वो सोच गलती करने की सोच भी नहीं सकता, और यही चीज है, तभी तो वो इतना सुंदर है और इतना समझ रहे ना। तो अब इंडिया में भी ठीक है स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, नो डाउट। पहले से अब में अंतर तो आया है, लोगों में अवेयरनेस तो आई है यार, ठीक है। भाई अपना ही तो घर है चारों तरफ, तो क्यों गंदगी करें, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट समझ में आ रहा होगा, आप तो बहुत अच्छे से समझा सकते हो इन्फेक्शन कैसे फैलते हैं। तो जब टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट स्टमक में जाएगा तो सिस्ट रप्चर होगा, चारों न्यूक्लियस एंटर कर जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल से तो वो लार्ज में, वहां पर अगेन एक न्यूक्लियस से डिवीजन होगा, दो, तो 4 से 8 यानी 8 ट्रोफोजॉइड, सॉरी 8 एंटमीबा हिस्टोलिटिका का फॉर्मेशन होगा, 8, ठीक है। तो भाई 8 के 8 बन गए, ये अगला क्वेश्चन आता है, कितने बनते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका? नंबर में 8, ये मैं कल लिखा दिया था आपको, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब इनमें दो फॉर्म हो सकती हैं, एक तो मैग्ना और दूसरी माइन्यूटा। मैंने बताया माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक होती है, जो आगे जाकर के अगेंस्ट टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट बनाएगी, पर ये पैथोजेनिक होती है। इसमें एक सिंगल सूडोपोडिया होता है, कॉल्ड मोनोपोडिया। न्यूक्लियस होता है वही वैक्यूल होगा, और इसके अंदर वही ह्यूमन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में रहेगा। क्या खाएगा? आरबीसी, ये नीट में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीसी खाएगा, ठीक है, ये ठीक है, डब्ल्यूबीसी खाएगा, और क्या खाएगा इसके अलावा? इसके अंदर, ठीक है, हमारे टिश्यू देखने को मिलेंगे, तो बोलते हैं हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिक मतलब ब्रेक करना, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी टिश्यू ये इसके अंदर देखने को मिलते हैं, वैक्यूल इसके अंदर है। करता क्या है? फ्लास्क शेप अल्सर बना देता है, एब्डोमिनल पेन होता है, स्टूल विथ, ठीक है, म्यूकस एंड ब्लड। ये सारे सिम्टम किसके हैं? अमीवाइसिस। तो अमीवाइसिस कॉज करता है, इसके सिम्टम आपके सामने, पूरी लाइफ साइकिल हो गई, जिसमें हाउस फ्लाई कोई वेक्टर नहीं है, वो एक, समझना मेरी बात, वो तो स्प्रेडिंग का एक जरिया है। जैसे मॉस्किटो वेक्टर होता है जिसके अंदर भी साइकिल चलती है। तो मैं कई बार बोला इस वाली बात को, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। भाई क्यूलैक्स मैंने बताया था एलिफेंटियासिस के अंदर, ठीक है, ऐसे ही वो क्या है, एक तरीके से इंटरमीडिएट है, ठीक है। यहां पर हाउस फ्लाई, जैसे अभी एनाफ्लीज का केस मैंने बताया, ठीक है, एनाफ्लीज के अंदर साइकिल चल रही है, अभी तो डिटेल समझा ही चुका हूं मैं। साइकिल, इसके अंदर साइकिल नहीं चल रही, हाउस फ्लाई इंटरमीडिएट मतलब एक तरीके से स्प्रेडिंग का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो भी समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पर हाउस फ्लाई फूड को इन्फेक्ट करती है और फूड प्रोडक्ट को करती है, और वो जब आप खाते हो तो उसको आपकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपके सामने हो गया पूरा का पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एड्स, ठीक है। एड्स है क्या? एक्वाइड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मोदी जी ओपी बच्चे लिखते हैं, कोई नहीं। स्टूल मतलब, अरे यार तुम गधों जैसी बातें करते हो, स्टूल नहीं पता, ठीक है। पॉटी, ठीक है। फिकल मैटर, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। नॉट ओके। देखो सीधी सी बात है, हम तो फेवर करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। चाहे कोई भी हो, जो जो अपने इंडिया के लिए पॉजिटिव है, इंडियंस के लिए पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, वो सब अच्छे हैं, ठीक है। चलो ओके ओके ओके। और मेन चीज हमारे इंडिया की न्यू जनरेशन के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। आप जैसे फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है, वो सब बेस्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, एकदम क्लियर। यहां तक कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो मेरे लिए। ओके, नहीं नहीं नहीं, क्या पूछा बच्चे ने? क्लियर फ्रॉम, ठीक है।
मन्ना सिंह बोलते हैं पॉटी ओपी। बताओ, बच्चे समझते ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। कई बच्चे वास्तव में, तुम कहाँ हो, क्या किस दुनिया में रहते हो। ओके ओके, चलो ठीक है, सब क्लियर है, कहीं कोई डाउट नजर नहीं आया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एड्स। अब बच्चों से मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ क्लास में, बेटा एड्स और HIV में अंतर क्या है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, सच बात है ये, आप समझोगे, आप भी अचानक से पूछ लेना, ठीक है। तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि भाई एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है, ठीक है, तो बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। बस ये समझना कि जो बच्चा मुझसे एक बार पढ़ ले वो मेरी नाक मत कटाना बाहर जा करके, ठीक है। ये मत कह देना कि हाँ भाई MD सर से पढ़े हैं, ठीक है, और हम गलत बोल रहे हैं, मतलब आप गलत बोलो वहां पर जा करके, तो किससे पढ़े हो, MD सर से, तो गड़बड़ हो जाएगी, नाक मत कटा देना, ठीक है। मतलब एकदम खतरनाक वाला रिस्पॉन्स निकलना चाहिए माउथ से, लगे भाई वो पूछे, शॉक्ड होके पूछे भाई किससे पढ़े हो, तब मजा आएगा, ठीक है। तो आपको जो भी टीम पढ़ा रही है बेहतरीन टीम है और आपके एकदम बेस बिल्डअप करा रही है, तो बेटा थोड़ा सा सीरियस, ठीक है। अब देखो लॉस एंजल्स, ठीक है, लॉस एंजल्स का केस था, दम मारो दम चल रहा था, समझ गए ना मेरी बात, दम मारो दम, समझ रहे ना, वो मूवीज देखी होगी एक, दम मारो दम शायद मूवीज का ही नाम है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, ठीक है। तो उस मूवी में यही ड्रग का सारा दिखाया है सब कुछ, ठीक है। तो उसमें देखा होगा वो सब एक साल बैठ जाते हैं, गिटार बजा रहे हैं, मस्त हैं, एक इंजेक्शन भरा भाई, उसको दिया उसने लेकर के उसने लगाया, उसको दिया उसने लेकर उसने भी लगाया, ठीक है। ये समझ रहे हैं मेरी बात, एक ही सिरिंज के अंदर ड्रग है, स्मॉल डोज सब ले रहे हैं और ड्रग्स का, समझ रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात, ठीक है, मतलब मेरे मुंह से बहुत निकलता है, समझना मेरी बात, क्या हो गया, मुझे लोग टोकते भी हैं सर आप बहुत बोलते हो, ठीक है, समझना मेरी बात, वो आते थे ना, समझाने की आदत पड़ गई है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो इससे क्या हुआ, वो लॉस एंजल्स का केस था, ठीक है, जिसके अंदर वो दम मारो दम चल रहा था और वो सारे लोग इन्फेक्टेड होने लगे, ठीक है, उनको वीकनेस होने लगी, उनको लंग्स डिसऑर्डर हो गए, उनको कपोसी सार्कोमा हो गया, समझना मेरी बात, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें होने लगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप के उनको डिसऑर्डर्स होने लगे, निमोनिया होने लगा उनको, तो उनका चेकअप हुआ, ठीक है, चेकअप हुआ तो पता चला यार ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तब उनको लगा उनको कपोसी सार्कोमा, ठीक है, लंग एक तरीके से मानो लंग डिसीज होती है, इसमें कैंसर हो जाता है, तो उनको लगा इसकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है या ये डिसीज हो रही है, पर ये समझ नहीं पाए कि ये एक्चुअल में डिसीज हो क्यों रही है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, इस वजह से ये डिसीज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में उस समय HIV के बारे में कोई पता ही नहीं था, ठीक है, तो लोग भाई देखने के लगा कि यार ये डिसीज भी हो रही है, अब उनको ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, कई डिसीज होती जा रही है, क्यों हो रही है ये चीज पता नहीं लगा, ये बहुत बाद में मालूम पड़ा, ठीक है। तो केस आपको ध्यान रखनी है, अप्रोक्सीमेटली 1981 का केस है, 1981 का केस है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। 1981 का केस है, द एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 198, ठीक है, एंड इन द लास्ट 25 ईयर, एनसीईआरटी की लाइन है, लगभग 25 मिलियन पर्सन की डेथ, मोर देन, मतलब ये तो डेटा है, मोर देन 25 मिलियन पर्सन की डेथ हो चुकी है। फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड कब हुआ था, 1981, लॉस एंजल्स का केस था, ठीक है, जिसमें ड्रग एडिक्ट लोग थे, इंजेक्शंस ले रहे थे, ठीक है, बाद में उनकी डेथ भी हुई, तब वहां से रिसर्च स्टार्ट हुई आखिर था क्या, ठीक है, और उस समझना तब एक वायरस मिला, उसको नाम वायरस का नाम का HIV, समझना मेरी बात, H ह्यूमन, I इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है, अरे मैं एड्स बोल गया, ठीक है, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट करता है, कम करता है, पता नहीं था क्या करता है पर कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, इसको नाम दिया हमने एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, समझना। देखो अब देखो डिसीज और सिंड्रोम में अंतर होता है, सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है, कभी टर्म आया सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप, एक डिसऑर्डर ना होकर के कई डिसीज का ग्रुप, भाई जैसे समझो भाई किसी इंसान का इम्यून सिस्टम मेंटेन है, अचानक इम्यून सिस्टम वीक हुआ, फिर एक बीमारी नहीं होगी उसको, कोल्ड कंट्रोल ही नहीं होगा, कोल्ड होता चला जाएगा, और बीमारियां छोटी छोटी बीमारियां होती चली जाएंगी उसको, ठीक है। तो एक बीमारी ना होकर के हमारा शरीर जो है वो बीमारियों का घर बन जाता है,
और उस सारी बीमारियों को मिलाकर के कॉमनली हम सिंड्रोम टर्म यूज करते हैं, तभी तो उसको बोला एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है जो एक दूसरे से एक्वायर होता है, इम्यूनो डेफिशिएंट जिसमें इम्यूनिटी सप्रेस होती है, सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जिसके अंदर एक नहीं कई बीमारियां होती हैं। और ये ध्यान रखना है एड्स के केस में डेथ का मेन कॉज क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का इन्फेक्शन। 80% पॉपुलेशन के लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिलता है, ये मैं नहीं बोलता, डॉक्टर्स बोलते हैं। 80% पॉपुलेशन के लंग्स में एमटीबी है, ठीक है, इंडिया के अंदर सोचो 80% होगा 100%, पर वो इन्फेक्शन नहीं करता क्योंकि मैक्रोफेज के अंदर, मैक्रोफेज उसको इनगल्फ कर लेते हैं और सोया पड़ा रहता है और इंतजार करता है कि लाइफ के उस पड़ाव का जब इस बॉडी का इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होगा तब वो मैक्रोफेज को फाड़ के बाहर निकलेगा और बॉडी में अटैक करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल केस में तो होता ही नहीं है। अगर किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी कारण से, जैसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बताया था मैंने एससीआईडी जीन थेरेपी के अंदर, या एड्स हो जाए किसी को, तो ऐसे केस के अंदर ये एक्टिवेट होता है और पहली जो प्रॉब्लम आती है वो इसी की, क्योंकि इसके केस में ड्रग ही नहीं है हमारे पास, और पहले मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता था, आज की डेट में एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, ड्रग है नहीं इसके, उसको किल करने के लिए, इसके लोगों की डेथ हो जाती है। तो एचआईवी के केस में मैक्सिमम जो डेथ होने का मेन कॉज है, ध्यान रखना है आपको, वो एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा इसको आगे। तो एक समझ में आया कि यार ये डिसीज कहां से स्टार्ट हुई, लॉस एंजल्स से स्टार्ट हुई, दम मारो दम, ठीक है, यानी ड्रग एडिक्ट लोग थे होमोसेक्सुअल, वहां से स्टार्ट हुई। कब इसका रिपोर्ट मिला, ठीक है, मैंने लिखाई दिया 1981 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग वहां से हुई, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसे इसे डिसऑर्डर होता है, इसको एड्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक्वायर्ड होता है, इम्यूनो डेफिशिएंट होता है, और साथ में इसको सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डिसऑर्डर ना होकर इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीज है। चलो एक बेसिक समझ में आ गया, ठीक है, चलो जिसपे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। चलो सिंड्रोम समझा दिया मैंने, कब स्टार्ट हुआ था, और लगभग 25 मिलियन से भी ज्यादा, ये रिपोर्ट पुरानी रिपोर्टिंग है, लोग इससे डेथ हुई है लोगों की, ठीक है। चलो अब पहले हम वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं, भाई वायरस क्या है, एचआईवी, ठीक है, क्या रिसेप्टर्स होते हैं उसमें, भाई जीनोम क्या होता है उसका, प्रोटीन के कैप्सिड या एनवलप क्या होते हैं उसके अंदर, स्पाइक्स क्या होते हैं, वो सारी मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूं फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं एचआईवी वायरस की बात करता हूं, हम्म हम्म अब सही है। देखो ये मान लो वायरस का एनवलप है, और वायरस के एनवलप के अंदर क्या होगा, कैप्सिड, मतलब प्रोटीन के कोड होते हैं। हम्म एक एक और बना सकते हो, ठीक है, ये दो प्रोटीन के कैप्सिड हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको, ओके। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर जीनोम, अगर जीनोम की बात करते हैं तो यहां देखने को मिलेंगे दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के, ये सब क्वेश्चन आते हैं, 1 और 2। और क्या होगा इसके अंदर, भाई इसके अंदर मिलेंगे कुछ एंजाइम्स, और क्या मिलेंगे इसके अंदर, कुछ और भी एंजाइम्स दिखा देते हैं कुछ अलग कलर से, ठीक है। और क्या होगा, भी इस पे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं स्पाइक्स की बात करता हूं, कलर से दिखाते हैं इससे,
ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यही सही मायने में इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक को थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा देते हैं। सारा खेल इन्हीं का, यही इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, चलो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो ये हो गया आपका एचआईवी का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे ये तो लगे हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, शॉर्ट 120, खतरनाक यही है, इसी की वजह से इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यहां पर एक एनवलप भी दिख रहा है, लिपिड से मिलकर बना हुआ एनवलप, लिपिड एनवलप के अंदर ही ये ग्लाइकोप्रोटीन्स फंसे हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120। अब यहां दो प्रोटीन के कैप्सिड भी दिख रहे होंगे आपको, प्रोटीन के कैप्सिड। ठीक है, एक आउटर प्रोटीन दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एक इसके नीचे वाला प्रोटीन दिख रहा होगा, ये प्रोटीन दिख रहा होगा। जो बाहर वाला प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, एक तो 41 होगा, एक 24। ठीक है, पी आउटर वाला होना चाहिए P24, P41। ठीक है, इसके अलावा ये जो एंजाइम दिख रहा है इसको बोलोगे प्रोटीएज, इसके अलावा ये आपको दो दिख रहेंगे आरएनए के 2, ये ऐसे दिखा दो, ऐसे ऐसे, इसके अलावा एंजाइम भी दिखा सकते हो 1, अच्छा इधर नहीं, एक एंजाइम इधर दिखा दो, एक एंजाइम इधर दिखा दो, इधर दिखा सकते हो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको दिखा सकते हो इंटीग्रेज। चलो ये तो सारे इसका स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ मुझे। ड्रग्स मारो ड्रग्स, क्या बच्चे बोलते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है बेटा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, चलो ठीक है, नो नो नो, अच्छा P24, ओके P24, ठीक है, P24 बेटा कहाँ गया, P24, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते, P24 तो इनर है, ठीक है ठीक है ठीक है, P17, ओके P1, ये कुछ प्रोटीन्स होते, समझा रहा हूँ मैं इसको, ये इट इज अ प्रोटीन्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो इनर हो गया P24, P17 आउटर हो गया। प्रोटीन, ठीक है, कवरिंग है एक तरीके से, कुछ नहीं है, इनके नाम है, मतलब इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लिख दिए P24, P17 है यहाँ पर। ठीक है, जो अंदर वाला है, जो छोटा वाला है वो 24 है, जो आउटर वाला कैप्सिड होगा, ठीक है, वो 17 है। ये प्रोटीन के कोड हैं, यानी ऐसे समझो, मैं प्रोटीन का कोड बना ही देता हूं आपको,
ये इस तरीके से होंगे, प्रोटीन से मिलकर के बने हुए। मैंने थोड़ा सिंपल लाइन बना दी है। कई प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से इनका फॉर्मेशन होता है। समझ जाना, एक ही बात है, ठीक है। मैंने पॉलीमराइजेशन नहीं दिखाया, सिंपल लाइन खींच दी है, थोड़ा डायग्राम अच्छा बने इसलिए। ठीक है, देखो ऐसे समझो, अगर मैं एचआईवी वायरस की बात करता हूं तो सबसे पहले तो हर वायरस के अंदर तो एक तो कैप्सिड, कवरिंग मतलब कैप्सिड, हाँ कैप्सिड कह सकते हो, कवरिंग बोलो, कैप्सिड बोलो, कवरिंग या कैप्सिड। हर एक वायरस के अंदर प्रोटीन के कैप्सिड या कवरिंग होते हैं, ये तो आप जानते हो। पर अगर मैं एचआईवी की बात करता हूं तो प्रोटीन के कैप्सिड के अलावा एक लिपिड एनवलप भी होता है, लिपिड से मिलकर बना हुआ एक एनवलप, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं, और सही मायने में यही स्पाइक्स होते हैं इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। पहले स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो येलो कलर से दिखा रखा है, ये क्या है, एक लिपिड एनवलप है, और इस लिपिड एनवलप में आइसक्रीम की तरह लगे हुए हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स हैं, जिनको जो ऊपर दिख रहे हैं आपको ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ठीक है। इसके अंदर दो प्रोटीन के कवरिंग होते हैं, ठीक है, इनको कैप्सिड बोल सकते हो। और इन कवरिंग के अंदर ये आउटर कवरिंग है उसको P24, सॉरी आउटर कवरिंग है उसको P17, और जो इनर कवरिंग है, अंदर कलर स्मॉल वाली है उसको लाल से रिप्रेजेंट किया है, P24 ये कवरिंग है। इनके अंदर प्रोटीन की मिलकर बनी होती है कैप्सिड। इसके अंदर दो आरएनए, सिंगल स्टैंडेड आरएनए के, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के जीनोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 2 एंजाइम का अटैचमेंट होता है, एक इंटीग्रेज और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये सारे एंजाइम क्या करते हैं बताता हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा एक एंजाइम और मैंने बताया है, ठीक है, प्रोटीएज। ये 3 एंजाइम इसके अंदर देखने को मिलेंगे, प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये समझाता हूं क्या करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया। अच्छा, इन्फेक्शन किसके अंदर होगा? इन्फेक्शन के केस में अगर हम बात करते हैं, इन्फेक्शन के केस में अगर हम बात करेंगे तो मान लो ये एक सेल है, ये उन्हीं सेल के अंदर एंटर कर सकता है जिन सेल के पास खास टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक CD4 रिसेप्टर्स। CD4 रिसेप्टर्स कहां देखने को मिलते हैं? CD4 रिसेप्टर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे या तो टी हेल्पर सेल्स के अंदर या मैक्रोफेज। यानी यहां पर जो इंटरेक्शन होगा किस किस का होगा? CD4 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 जब ये दोनों मिलते हैं, इनका अटैचमेंट होता है, तभी जाकर के ये एंट्री करता है। यानी एचआईवी उन्हीं सेल में एंटर कर सकता है जिन सेल की सरफेस पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। और CD4 रिसेप्टर यानी क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 4 रिसेप्टर 2 जगह देखने को मिलते हैं, एक तो हेल्पर टी सेल पर भी देखने को मिलते हैं, और साथ साथ में ये कहां देखने को मिलते हैं? मैक्रोफेज पर भी होते हैं। हेल्पर टी सेल पर तो मैं समझ चुका हूं आपको, ठीक है। साथ साथ में मैक्रोफेज पर भी होते हैं। हेल्पर टी सेल को एक नाम से और जानते हैं, T4 सेल्स भी कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही बात है, T4 सेल्स या T हेल्पर सेल्स। T4 से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड T4, और मैक्रोफेज की सरफेस पर भी होते हैं। तो दोनों में एंटर करने में ये कैपेबल हो जाते हैं एचआईवी, क्योंकि इंटरेक्शन के लिए, एंटर करने के लिए CD4 रिसेप्टर का होना जरूरी है। तो एचआईवी, बस क्वेश्चन यही बनता है, एचआईवी उन्हीं सेल में एंटर करता है जहां पर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, और इसमें एंटर करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन 120 की बाइंडिंग जरूरी है। यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फेक्शन के लिए। यानी ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 जो तो मिलेंगे नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। तो मेन तो क्वेश्चन यहां से जनरेट होगा, सरफेस पे मिलने वाले स्पाइक्स और सेल पर मिलने वाले CD4 रिसेप्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो स्ट्रक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर है, एक लिपिड का एनवलप है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इन्फेक्शन के लिए। और होस्ट के, ठीक है, आप बोलोगे होस्ट की सरफेस पर मिलने वाले CD4 रिसेप्टर, CD मतलब होता है क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 4 मॉलिक्यूल, जो 4 क्लस्टर को डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। और 4 क्लस्टर कहां होते हैं? मैंने बताया थे आपको भाई,
कहाँ, MSC1 या 2, MSC2 मेजर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2, और 1 के पास कितने क्लस्टर होते हैं, 8, इसलिए उनसे CD8 मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं जो किसके पास होते हैं, टी किलर सेल के पास होते हैं। ठीक है, वो मैं बता चुका हूं आपको इम्यूनिटी के अंदर। तो स्ट्रक्चर में हाँ एनवेलप समझ में आया, एनवेलप के नीचे 2 प्रोटीन के कैप्सिड होते हैं, प्रोटीन के खोल समझ लो कवरिंग। ठीक है, एक आउटर वाला जो बड़ा वाला आउटर वाला है उसको 17 याद रखना, जो समझ लो छोटा वाला है उसको 24 याद रखना। ठीक है, उसके भी अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, आरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है एंजाइम क्या क्या मिल सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एनसीईआरटी ने लिख रखा है, पर इसके साथ साथ में इंटीग्रेज और प्रोटीएज एंजाइम भी इसके पास होते हैं। अब काम क्या करते हैं वो मैकेनिज्म बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ मुझे। एड्स इज कॉज बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस। जब भी टर्म आता है रेट्रोवायरस समझ गए होगे, अब तो पढ़ चुके हो बॉटनी के अंदर, यानी RNA वायरस। जितने भी RNA वायरस होते हैं इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रेट्रोवायरस है। ठीक है, विच हैव एन एनवलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। ठीक है, ये एक लिपिड का एनवलप है, नीचे 2 प्रोटीन के कैप्सिड है, इसमें RNA जीनोम है 2। यानी वायरस से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी आप कर पाओगे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड और इन्फेक्शन से रिलेटेड। यहां बताओ कोई डाउट बेटा। RNA का भी समझाता हूं मैकेनिज्म, रेप्लिकेशन में समझ में आएंगे कि 2 RNA क्या कर रहे हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, क्या रोल है, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन, भाई ग्लाइकोप्रोटीन तो सरफेस पर लगे होते हैं ना, प्लाज्मा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना भाई, सेल में जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स फंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये भी तो लिपिड की मेम्ब्रेन है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए हैं, पर ये ग्लाइकोप्रोटीन इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखा होगा आपने, कोई भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता। जैसे गंगा जल, गंगा जल जानते हो ना, गंगा जल कभी सड़ता नहीं है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, क्यों नहीं करते, कभी देखा कि गंगा जल को इतना पवित्र क्यों माना गया, क्यों माना गया, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बैक्टीरिया को किल करने वाला वायरस मिलता है उसके अंदर, वेडेलोविरियो। ठीक है, भाई एक ऐसा वायरस, अब उस गंगा जल को हम भी पी जाएंगे, क्या वो वायरस हमें भी नुकसान पहुंचाएगा ना, क्योंकि वायरस हमेशा रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, यानी वो वायरस सिर्फ बैक्टीरियोफाज है, मींस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करेगा, समझ रहे हो। अगर मैं रेट्रोवायरस की बात करता हूं, रेट्रोवायरस हमारी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ये उन सेल को इन्फेक्ट करेगा जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स हैं। तो ऐसे ही हर वायरस की सरफेस पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे ही यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन 120 होते हैं, तो होस्ट क्या हो गया, हेल्पर टी सेल और ठीक है मैक्रोफेज, इनकी सरफेस पर CD4 होते हैं, इनका इंटरेक्शन होगा तभी इंफेक्शन होगा। ऐसे ही हर वायरस के लिए, समझ रहे हो ना भाई, प्लांट वायरस ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाते, ह्यूमन वायरस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, हर वायरस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ओके, कोरोना वायरस लग रहा है सर। ठीक है, आपको वायरस सारे ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, पहला वैसा स्ट्रक्चर बनाता था वायरस का, तो कहते थे सर सारे वायरस एक जैसे होते हैं क्या, आज ऐसा बनाया सर कोरोना, बिल्कुल कोरोना वायरस भी सेम ऐसा ही होता है, इसमें एनवेलप्स होते हैं। CD4 बेटा, मैंने सर प्लीज टेल व्हाट इज CD4। अरे बेटा कौन है ये, नूर बेटा, हमने समझाया था ना CD4, इसका मतलब इम्यूनिटी आपने नहीं पढ़ी हमसे। ठीक है, इम्यूनिटी में हमने समझाया था ना CD4 CD8, तभी तो हमने समझा। मैंने बोला था अगर मैं CD4 CD8 वहां नहीं बताऊंगा तो आप यहां पर कंफ्यूज होगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरा समझाया था आपको, CD4 और CD8 क्या होते हैं, पूरी साइकिल भी समझाई थी मैंने, एक्सोजीनस पाथवे, एंडोजीनस पाथवे, याद आया। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के केस में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पूरा पाथवे समझाया है। नूर बेटा एक बार लेक्चर वापस जाओ, उसका मतलब सही से नहीं देख रहे सर, नहीं बेटा। ठीक है, बच्चा पूछ रहा है मॉस्किटो HIV कैरियर हो सकता है, नहीं। ठीक है भाई, हर वायरस एक पर्टिकुलर मीडियम में ही सरवाइव कर सकता है। ठीक है, एक तो होस्ट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, भाई वायरस में प्रोटीन है सब चीज, वो अगर बॉडी में मॉस्किटो माउस से सक भी करेगा तो डाइजेस्ट कर लेगा उसको, जैसे स्नेक वेनम है, समझना मेरी बात, पॉइजन, अब पॉइजन ब्लड में जाएगा मेरे डायरेक्टली तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर उस पॉइजन को मैं ऐसा करना मत, ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, सोचो कि सर ने कहा था, उस पॉइजन को अगर पी जाओगे आप, स्नेक के वेनम को अगर आप पी जाओगे तो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। शर्त है ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपके ब्लीडिंग हो रही हो या अल्सर हो रहा हो तो डेथ हो सकती है, नहीं तो आपके स्टमक के एंजाइम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर मॉस्किटो किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करेगा तो उसके स्टमक में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और वायरस में होता ही क्या है, ठीक है, प्रोटीन का एनवेलप है, समझ गए ना मेरी बात, एक लिपिड का एनवेलप है, सबको पचा लेगा वो तो अपना। ठीक है, समझ गए ना।
तो जब उसको पच जाएगा उसके, आप बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कई बच्चे पूछते हैं, छोटे बच्चे तो पूछते हैं पर आप बड़े बच्चे भी पूछ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बच्चे स्कूल के एग्जाम के लिए रो रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, इसलिए मॉस्किटो कैरियर नहीं हो सकता। मॉस्किटो खून पीता है, डाइजेस्ट करता है, हमारा खून उसके खून में मिक्स नहीं होता, ठीक है। ये दिमाग में रखो, ये वाली बात कॉमन सी बात है। सैंग्यूबरस एनिमल खून पीते हैं एनर्जी के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, समझ रहे हो। वही चीज स्प्रेड हो सकती है जो, समझ रहे हो, उसकी सलाइवा में एंटर कर जाए। सलाइवा के थ्रू इन्फेक्शन होता है, ठीक है। माउथ पार्ट के थ्रू होता है, वो प्लाज्मोडियम मैंने बताई दी आपको उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। P17 क्या है सोनू यादव जी, अभी भी आप कहां खोए बैठे हो। P17 P24 ये प्रोटीन के कैप्सिड हैं, खोल जिसके अंदर ये आपका जीनोम होता है, दो होते हैं, एक आउटर एक इनर, ठीक है। चलो नहीं बेटा, जितने भी एंजाइम होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। एक्टिवेशन कब होगा, जब होस्ट में एंटर करेगा, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो चलो CD4 अभी भी क्लस्टर, हाँ बिल्कुल CD4 क्लस्टर डिफरेंशिएटेड, बहुत सही बच्चे, सही सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। CD8 नॉट वायबल, CD8 वहां बताए थे मैंने, CD8 क्लस्टर डिफरेंशिएटेड 8 कहां पर होते हैं, CD8 मॉलिक्यूल, ठीक है। टी किलर टी या साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास होते हैं, ठीक है, जो किससे बाइंड करते हैं, MHC1 से बाइंड करते हैं, जो मैंने बहुत अच्छे समझा दिया था, इसीलिए समझाया था मैंने कि आप यहां दिक्कत ना करो, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन से सरफेस से मिलने वाली प्रोटीन से, देखा नहीं मैंने अभी बताया, कोरोना के नए वेरिएंट आ रहे हैं, वो नए वेरिएंट आ रहे हैं कि मतलब ये सरफेस से मिलने वाली प्रोटीन में चेंज हो गया तो नया वेरिएंट ही हो गया, ठीक है। हर वायरस के सरफेस प्रोटीन में चेंज होने से उसका वेरिएंट चेंज हो जाएगा। इन्फेक्शन के लिए हर वायरस का सरफेस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा। एक जैसे कोरोना, कोरोना तो कोरोना ही ऐसा ही वायरस है, पर सरफेस एंटीजन के अंदर अगर चेंज हो गया तो उस वायरस का वेरिएंट चेंज हो जाएगा। तो जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं वो सरफेस एंटीजन के चेंज होने की वजह से आ रहे हैं। तो कई वायरस ऐसे होते हैं जिनकी वैक्सीन नहीं बना पा रहे हम, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एंटीजन अगर, जैसे इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनके सरफेस एंटीजन में कुछ भी चेंज होने की प्रोबेबिलिटी होती है तो हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाते उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ये वाली बातें कुछ मैं अच्छी सी बातें बता रहा हूं आपको, टी किलर बता चुका हूं मैं, ओके। चलो यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की कुछ लाइनें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, सब जानते हैं, पर फिर भी एनसीईआरटी की लाइनें क्योंकि बोर्ड में भी आ रहा है क्वेश्चन और नीट में भी क्वेश्चन उठ के आ रहा है, इसलिए मैंने सामने रख दिए कि नोट्स में आपके आ जाएं। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्ड बाय, इस बार भी पूछा गया था नीट में, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो हैंड शेकिंग वाला, एचआईवी किस तरीके से स्प्रेडिंग होती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन में आएंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करोगे इन्फेक्शन हो जाएगा। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यस ठीक है भाई, ब्लड कांटेक्ट, फ्लूइड कांटेक्ट होगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल, दम मारो दम, ठीक है, या कह सकते हो जो भाई निडल शेयर करते हैं इन केस ऑफ, ठीक है, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, जितने भी इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर होते हैं, सिरिंज यूज करते हैं, उनके अंदर भी इसका ट्रांसमिशन आसानी से हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो भाई ये मदर से फीटस में भी एंटर कर सकता है थ्रो प्लेसेंटा, जैसे मैंने बताया था ना, हेपेटाइटिस बी भी मदर से फीटस में एंटर कर सकता है थ्रो प्लेसेंटा, ऐसे एचआईवी भी मदर से फीटस में एंटर कर सकता है थ्रो प्लेसेंटा। अगर मदर इन्फेक्टेड है और सपोज ने बेबी कंसीव कर लिया तो बेबी को भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये चारों बातें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई केस भी आए हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि भाई इसका जो कह सकते हो कि इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, जैसे आज इन्फेक्शन हुआ, कभी कभी 10 साल बाद मालूम पड़ता है कि इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इतने टाइम तक क्या हुआ, वो कैरियर बन रहा, रिसेसिव कंडीशन में पड़ा रहा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब जो पीरियड है ना, एक बहुत लंबा पीरियड है भाई, 5 साल भी हो सकते हैं, 10 साल में, पीछे में लंबे समय तक, ये समझ रहे हो इंक्यूबेशन वाला पीरियड में पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसका ये जो मिडिल पीरियड है, यानी सिम्टम आने का पीरियड है, बहुत लंबा है, कभी अर्ली भी हो सकता है, कभी डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर मदर ने बेबी कंसीव कर लिया तो उसके अंदर भी ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है,
सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क फॉर गेटिंग द इन्फेक्शन इंक्लूड्स, भाई कौन कौन से लोग रिस्क पर होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, आप जानते ही हो भाई ऐसे लोग, ठीक है, कहाँ के जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं, मैंने आपसे एसटीडी में बताया था मैंने, ड्रग एडिक्ट, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं इंट्रावेनस उनके अंदर, या इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिस किसी को ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड सेल्स जनरेट नहीं हो पाते, तो टाइम टू टाइम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, आप नई नई ब्लड बैंक से ब्लड लेते हो, ठीक है। और कई कई ब्लड बैंक ऐसे होते हैं जो प्रॉपर, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं करते, टेस्टिंग नहीं करते, और एक किसी ह्यूमन का ब्लड लिया उठा करके उन्होंने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, और सोचो अगर वो HIV इन्फेक्टेड हुआ तो दूसरे इंसान की लाइफ तो बर्बाद, ठीक है। तो ऐसे केस में भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, जो बता चुका हूं, ये कॉमन लोग हैं जहां से इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, सबको पता है। तो ये दोनों बेसिक बातें हैं, पर क्वेश्चन देखो साल भी आया था तो आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जनरल बात है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV इज नॉट स्प्रेड बाय, हाँ ये भी क्वेश्चन, ये तो आया था, कैसे कैसे नहीं फैलता, हैंड शेकिंग से नहीं फैलता। बस एक बात ध्यान रखनी है, HIV जब तक फ्लूइड कांटेक्ट नहीं होगा, फ्लूइड कांटेक्ट नहीं होगा, HIV स्प्रेड नहीं करेगा। फ्लूइड कांटेक्ट करोगे HIV का इन्फेक्शन होगा। बस हाथ मिलाने से, ठीक है, साथ रहने से, गले लगाने से HIV नहीं फैलता, साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता, ठीक है। चलो खैर बता दिया आपको, फिर भी आप मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द HIV समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्प्रेड लिख दिया मैंने, ओनली थ्रो बॉडी फ्लूइड, इट इज हैंड्स, ठीक है, समाधान, ठीक है। टीबी में एड भी आता है, इसीलिए फिजिकल फिजियोलॉजिकल वेलबींग दैट द HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। अगर किसी फैमिली सोसाइटी में कोई ऐसा है, उससे ऐसा नहीं भैया तुझे HIV उठा के अलग कर दो, उसको दुनिया ही अलग कर दो ना। साबन का साथ रहने से, साथ खाने से, ठीक है, समझ रहे हो, HIV नहीं फैलता, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, जब तक फ्लूइड कांटेक्ट नहीं हो, बस दिमाग में ऐसा रखना। बताया था मैंने इसका जो इन्फेक्शन का पीरियड है, समझना मेरी बात, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर, 5 to 10 ईयर, बहुत लंबा टाइम है। इन्फेक्शन आज हुआ तो 5 से 10 साल भी लग सकते हैं सिम्टम आने में, ठीक है। तो तब तक पता नहीं कितनों को ट्रांसमिशन हो जाएगा, यही तो, तभी तो बड़े लेवल पे लोगों की डेथ हुई थी उस समय, ठीक है। तभी तो मैंने बताया था एसटीडी में सबसे मेन कारगर क्या रहा, ठीक है, इसके रोकने के अंदर, कंडोम। जब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था तब बड़े पैमाने पर लॉन्च हुआ था, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि एक गवर्नमेंट का एक ही था यार, कैसे भी करके इसको रोका जाए, इसके ट्रांसमिशन को रोका जाए। तो वही एक एक मतलब एक कह सकते हो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था जिसने इसके ट्रांसमिशन को रोका, और वर्ल्ड लेवल पर इसका बहुत बड़े लेवल पर मतलब एडवर्टाइजमेंट हुआ था, ठीक है, जिससे कि लोग संकोच ना करें, इसको यूज करें, जनरली मिलना चालू हो गया, मतलब इतनी चीजें हुई इसके लिए कि लोगों में अवेयरनेस आई, ठीक है। इसीलिए एक ढेर सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओज होते हैं, वो उस पर काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नेको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस पर काम करती है, जगह जगह इसके मतलब ऐड करती है। देखा होगा कभी कभी जब जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने शोल्डर पर इस तरीके से सिंबल लगा लेते हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है वो, जिससे कि अवेयरनेस, एड्स के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो उसका ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर बेहतर है क्या, प्रिवेंशन, मतलब प्रोफाइलेक्सिस कह सकते हो, बचाव, या कह सकते हो कि भाई उससे प्रिवेंशन ही बेटर है कि उसको बच के रहो उससे, ठीक है, प्रिकॉशन यूज करो, यही एक बस मेन है, और ज्यादा कुछ अभी फिलहाल इसके केस में है नहीं। अब लाइफ साइकिल जो आपके मतलब की, इस पे क्वेश्चन आता है, मैं पहले लाइफ साइकिल समझाऊंगा तभी आगे बढ़ेंगे। अब देखो लाइफ साइकिल ये समझने की है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो जहां क्वेश्चन बन रहे हैं वो समझाता जा रहा हूं मैं। मान लो ये सेल है,
समझ पाओगे। ठीक है, मैक्रोफेज लेके चल रहे हैं हम लोग। यही ले लेते हैं। भाई मैक्रोफेज में भी एंटर कर सकता है और T4 में भी एंटर कर सकता है, पर मैक्रोफेज को बस्ट नहीं करता, T4 सेल को बस्ट कर देता है, इसलिए T4 सेल का नंबर भी कम हो जाता है। इसको बोलते हैं CD4 रिसेप्टर्स, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये मिलेंगे नहीं तब तक इन्फेक्शन नहीं होगा। ये है HIV। ठीक है, तो जब HIV का इन्फेक्शन होता है बेटा, तो पहले तो इन रिसेप्टर का मिलना जरूरी है। ठीक है, ये मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन, ये भी लिपिड, ये भी लिपिड और ये भी लिपिड। अब देखो, सबसे पहले क्या क्या रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसके रिसेप्टर और हमारे सेल के, मैक्रोफेज हो या टी लिम्फोसाइट, अभी मैक्रोफेज लेके चल रहा हूं, एनसीईआरटी ने मैक्रोफेज की बात की है। रिसेप्टर रिसेप्टर बाइंड करेंगे, रिसेप्टर बाइंडिंग से ये एनवेलप और ये एनवेलप फ्यूज हो जाएंगे, दोनों एनवेलप फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूज होने से क्या होगा, फ्यूज होने से जो स्पाइक्स थे सरफेस पर लगे हुए थे, ये आ गए, ये स्पाइक्स फ्यूज हो जाएंगे, तो लिपिड लिपिड फ्यूज हो गए, लिपिड मेम्ब्रेन यहां सरफेस पर आ गए, ये लिपिड 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 फ्यूज हो गए। तो ये HIV के ग्लाइकोप्रोटीन कहां गए, सरफेस पर आ गए, मैक्रोफेज की सरफेस पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे मानो ये HIV का वायरस आया, फ्यूज कर गया हमारी इस मेम्ब्रेन से, फ्यूज कर जाएगा तो आगे क्या होगा, ये ऐसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो स्पाइक्स जो HIV लगे थे वो कहां गए, लिपिड मेम्ब्रेन पर आ गए। आप समझ गए ना, ये स्पाइक्स जो इस पर लगे थे वो लिपिड मेम्ब्रेन पर आ गए, फ्यूज, दोनों लिपिड मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएंगे। तो वही मैं दिखा रहा हूं यहां पर, फ्यूज करने से ये फ्यूज किए, फ्यूज करने से ये स्ट्रक्चर आ गया, ये वायरस का एनवेलप फ्यूज कर गया हमारे एनवेलप से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो प्रोटीन के कोड थे वो अंदर आते ही प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाता है एंटर करते ही, और प्रोटीएज इनके प्रोटीन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और प्रोटीन के टुकड़े टुकड़े होने चालू हो जाते हैं। प्रोटीन तो हटी, और प्रोटीन की हटने से ही अंदर के जीनोम बाहर, ये जीनोम बाहर। ठीक है, वायरल RNA। ठीक है, अब समझना, अब RNA क्या काम करेंगे भाई, ये दोनों ही RNA सबसे पहले क्या काम करेंगे, DNA में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, इसमें एक RNA तो सिर्फ RNA बनाएगा और एक RNA प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। समझना मेरी बात, दोनों अपने अपने काम पे लग जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होगा, इस RNA को DNA में कन्वर्ट करना होगा। ये क्या है, बोथ आर वायरल RNA। सबसे पहले क्या करना होगा, उनको DNA में कन्वर्ट करना होगा। तो DNA में कन्वर्ट कौन करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम साथ में इसके आया था, वो एंजाइम क्या करने वाला है, वो सबसे पहले इसको, इस RNA को किस में कन्वर्ट करेगा, DNA के अंदर। एक को दिखा देता हूं मैं। अब ये क्या होगा, वायरल, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। चलो ठीक है, DNA बन गया। अब ये DNA ने किसके, पहले एंजाइम कौन सा हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब एंजाइम कौन सा आएगा, अब एंजाइम आएगा इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम, इंटीग्रेज। इंटीग्रेट करेगा, किसके अंदर इंटीग्रेट करेगा, ये न्यूक्लियस है, ये वायरल DNA गया सीधे हमारे DNA के अंदर। ठीक है, हमारे DNA के अंदर आप समझ गए, DNA था ही, वायरल DNA भी आ गया, जुड़ गया वायरल DNA। ठीक है, जुड़ गया वायरल DNA।
वायरल डीएनए जुड़ गया भाई। सबसे पहले भाई वायरस ने इन्फेक्शन किया, ग्लाइकोप्रोटीन 120 CD4 रिसेप्टर ने, प्रोटीन एनवेलप जो थे वो प्रोटीन के कैप्सिड थे, डाइजेस्ट हो गए, टूट गए, ठीक है। टूटते ही ये फ्री हो गया आपका आरएनए। आरएनए फ्री होते ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने सबसे पहले क्या काम किया, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया, ठीक है। वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वायरल आरएनए, ठीक है। अब डीएनए ने इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से हमारे जीनोम को क्या किया, इंटीग्रेट किया, जुड़ गया, जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद क्या करेगा भाई, आप जानते हो यहां से क्या बनेंगे, यहां से बनेंगे आरएनए। इसका फॉर्मेशन होगा आर, कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, यस आरएनए कह सकते हो, मैसेंजर आरएनए। वायरली ले लेते हैं। इसमें से दो टाइप के आरएनए बनेंगे। एक आरएनए तो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक आरएनए सिर्फ आरएनए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एक आरएनए तो एक आरएनए तो आरएनए में कन्वर्ट होता है, ये आरएनए में कन्वर्ट हो गया, ये आरएनए में कन्वर्ट होता रहा है, कई आरएनए बनते जा रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यू बनते रहेंगे, आरएनए बनते रहेंगे, आरएनए इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक आरएनए क्या काम करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, वायरल प्रोटीन। तो वायरल प्रोटीन बनती जा रही है आरएनए से। कुछ आरएनए प्रोटीन नहीं बना रहे डायरेक्टली आरएनए की फॉर्म में, कुछ आरएनए प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आरएनए की फॉर्म में आरएनए है और प्रोटीन बनते जा रहे हैं, ये प्रोटीन धीरे धीरे, ठीक है, क्या करेंगे, एक्यूमुलेट होना चालू कर देंगे इन आरएनए के अराउंड, ये एक्यूमुलेट होना चालू कर गए, ये एक्यूमुलेट, और ये मेम्ब्रेन से टच करेंगे तो मेम्ब्रेन में अब क्या होगा भाई, मेम्ब्रेन में स्पाइक्स तो लगे हुए थे ना पहले से, पूरे मेम्ब्रेन पे स्पाइक्स नजर आएंगे आपको, ये पूरे मेम्ब्रेन पे स्पाइक्स तो होंगे ही, ये बनी रहे, ठीक है, ऑलरेडी रहता है, ये यही दिखा दिया मैंने। अब ये प्रोटीन एक साइड में आएंगे और धीरे से ये पार्ट क्या होगा, यहां से अलग होना चालू हो जाएगा, और ये आरएनए बाहर, एक्सोसाइटोसिस हो गई, मतलब आरएनए की क्या हो गई, एक्सोसाइटोसिस, बाहर निकल गया, जिसमें क्या थे वही दो प्रोटीन के वही कैप्सिड, आरएनए अंदर बनी गया, एंजाइम सारे आए गए, स्पाइक्स लगे हुए हैं, बाहर निकल गया, ठीक है, HIV। तो ऐसे ही कंटिन्यूस मैक्रोफेज में क्या कर रहा है, HIV के इन्फेक्शन से ढेर सारे HIV बन रहे हैं, आरएनए बन रहे हैं, उनकी प्रोटीन बन रही है, बन के बाहर एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल रहे हैं। आप समझ रहे ना मेरी बात, ये बाहर निकलते आ रहे हैं, वाला पार्ट अटैच हुआ, अलग हुआ, बाहर, अटैच हुआ, अलग हुआ, बाहर। आप समझ गए ना मेरी बात। तो यहां से एंट्री, यहां से एग्जिट, तो मैक्रोफेज को इसलिए बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ HIV। समझ रहे ना मेरी बात। क्योंकि HIV यहां पर कंटिन्यू बन रहा है, बॉडी में कुछ तो चाहिए, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। सबसे पहले अंग्रेज आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने पहले यहाँ के कुछ राजाओं से दोस्ती की, ठीक है, उनको फैक्ट्री बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी सेना को यूज किया और अपनी जो बाहर से लोग आए थे उनके रुकने की व्यवस्था की, ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर उनको दोस्ती की और फिर जाकर के उन्होंने दूसरे राज्यों पर अटैक किया, ठीक है, यही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, और तब जाके खत्म करना चालू किया। समझ रहे हो ना मेरी बात। वही यही वायरस भी यही करता है, यहाँ दो ही सेल थे जहां से वो जुड़ सकता था, ठीक है, एक को दोस्त बनाया, एक को खत्म करना चालू किया, तो CD4 कंटिन्यू खत्म होना चालू हो गया, जिसकी वजह से सिम्टम आने चालू होते हैं। तो साइकिल समझ में आई होगी किस तरीके से एंटर करता है, किस तरीके से पूरी मैकेनिज्म है। यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, यहां तक कोई डाउट? अरे कोरोना सिलेबस में आएगा तब कोरोना पढ़ना, ठीक है, अभी HIV पहले HIV पढ़ लो। ये तुम गड़बड़ करते हो, जब HIV चल रहा है तो कोरोना के बारे में सोचोगे, जब कोरोना चलेगा तो किसी और के बारे में सोचोगे, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सारे एंजाइम के फंक्शन समझ में आ गए। इंटीग्रेज क्या काम करता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करता है, प्रोटीएज क्या काम कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से इन हो रहा है, किस तरीके से आउट हो रहा है। मेनली इन्फेक्शन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब दिस इज, ठीक है, रिपीटेड लीडिंग टू, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। भाई मैक्रोफेज में भी एंटर कर रहे हैं,
और हेल्पर टी सेल में भी एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखो वो हेल्पर टी सेल को मैंने दिखाया था डायग्राम बना करके, इसलिए डायग्राम बनाया था वो वाला मैंने, एनसीईआरटी में नहीं, पर वो अलग से डायग्राम बनाया है कि हेल्पर टी सेल कुछ केमिकल्स निकाल रहे हैं जो मैक्रोफेज को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो नेचुरल किलर सेल को भी सिग्नल भेज रहे हैं, जो बी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल भेज रहे हैं, जो टी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल भेज रहे हैं। कहां पर? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। मैंने डायग्राम में एक स्पेशल डायग्राम बनाया था जो मैंने किसी नॉर्मल बैचों में नहीं बनाता, कुछ स्पेशल बैचों में बनाता हूं, तो मैंने बना के समझाया था आपको, ठीक है। तो दिस इज अ रिपीटेड, ठीक है। क्या होगा? धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिक्रीज होगा नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। अब ये मैं आपको एक नॉलेज की बात बता देता हूं कि कितना होता है, ये मैं थोड़ा काम की बात लिख देता हूं, नोटेबल पॉइंट। नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स इन नन इन्फेक्टेड ह्यूमन, कितना नंबर होता है? अप्रोक्सीमेटली आप बोलोगे 1200 पर MMQ। अगर आप हेल्दी हो, इन्फेक्शन नहीं है आपको, ठीक है, तो आपके अंदर कितना होगा? 1 2, मतलब HIV इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन, किसका इन्फेक्शन? HIV की बात चल रही है सारी, तो इतना होगा, ठीक है। कंडीशन लिख रहा हूं मैं, कंडीशन इफ नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स कम हो जाए या इतना, या इससे कम, ठीक है, कितना? लगभग 200 पर MMQ, तब क्या होगा? ये कह सकते हो एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर जो हेल्पर टी सेल है उसका नंबर कितना होता है? 1200 पर MMQ, इतना नंबर होना चाहिए हेल्दी ह्यूमन में। अगर HIV का इन्फेक्शन हो रहा है, नंबर कम हो रहा है, और नंबर अगर इक्वल टू 200 या इससे कम हो रहा है, तो समझ लो उसकी बॉडी में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते क्या है? जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? भाई अब तक पड़े हुए थे, इम्यून सिस्टम कमजोर है, भाई टूट पड़ो, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। इस समय इम्यून सिस्टम कमजोर है, भाई इस बॉडी के ऊपर टूटो। आप समझ गए ना मेरी बात? तो बॉडी पर अटैक कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिटी का फायदा कौन उठाएगा? जो अक्सर बॉडी के ज्यादा कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो अंदर कॉन्टैक्ट में बैठा है, वो पहले ही फायदा सबसे पहले वो उठाएगा। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फंगस, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के और भी पैथोजन होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं, उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जो लिखाने वाला हूं। और सिम्टम ऑफ एड्स स्टार्ट हो जाते हैं। वीकनेस कॉमन सिम्टम है, ठीक है, वह कॉमन फीवर रहना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इसके लिए इसको एलाइजा करना पड़ता है और कंफर्मेसी टेस्ट के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जो मैं बात करता हूं आगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब मैंने डिटेल डायग्राम समझा दिया तो एनसीईआरटी तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। भाई एनिमल सेल, भाई मैक्रोफेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटर किया, वायरल डीएनए, आरएनए से डीएनए बन गया, डीएनए इंटीग्रेट किया, हेल्प से यहाँ से जुड़ गया, आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बने और कुछ आरएनए भी बने, बाहर निकल गया, सिंपल। इसको मैंने बहुत तरीके से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एनसीईआरटी वाले डायग्राम को। सिम्टम क्या होते हैं? ठीक है, द पर्सन सफर फ्रॉम द, ठीक है, बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये कॉमन सिम्टम है, ठीक है। रुक रुक के फीवर आना, ठीक है, डायरिया एंड वेट लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड बीन, ठीक है, अदर अदरवाइज ओवरकम सच एज दो ड्यू टू द बैक्टीरियल, स्पेशली कौन कौन से इन्फेक्शन? इनको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, इनको याद रखना है। इन सबको बोलते हैं, ये सब क्या करेंगे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन।
अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है, ये सभी हैं माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डायग्नोसिस एंड टेस्ट, भाई डायग्नोसिस क्या करते हो, मैंने बताया दो ही टेस्ट, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। एलाइजा बता चुका हूं बहुत डिटेल में। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसको यूज करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ चुके हो। और कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, बेस्टन ब्लॉटिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ HIV प्रोटीन्स, तो HIV प्रोटीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग लगाते हैं। ये कन्फर्मेसी टेस्ट है। अगर आपका एलाइजा पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अलग पूछता है। ये क्वेश्चन सिविल में सब जगह पूछे जाते हैं कि HIV या एड्स डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलाइजा एड्स कन्फर्मेसी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एलाइजा कभी कभी गलत हो सकता है, ठीक है, इसलिए अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो आपको डरना नहीं चाहिए, पहले जाके क्या कराना चाहिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर वेस्टर्न ब्लॉटिंग लिखेगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, कभी कभी एंटीबॉडी क्रॉस एक्टिविटी दिखा देते हैं, पर अगर प्रोटीन मिल रहे हैं ये तो फाइनल इंडिकेशन है, हाँ भाई अब तो है वो, ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, ठीक है। जो ड्रग बनाई गई है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जैसे अब तो ड्रग बहुत सारी बन चुकी हैं, खैर जैसे मैंने बताया इंटरफ्रॉन भी यूज कर रहे हैं आज की डेट में, हम ग्लाइकोप्रोटीन 120 के अगेंस्ट भी ड्रग बना रहे हैं जो इंटरेक्शन को रोकती है। इसके अलावा इंटीग्रेज इनिबिटर ड्रग भी होती है, इसके अलावा प्रोटीएज इनिबिटर ड्रग भी होती हैं, इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर ड्रग भी होती हैं। बहुत सारी ड्रग की पूरी स्टडी है, ठीक है। पर आप अगर दो ड्रग का नाम याद रख लो तो काम बन जाएगा। उसमें भी एक ड्रग सबसे इंपॉर्टेंट है, AZT, जो पढ़ाई जाती थी बच्चों को। तो अगर मैं ड्रग्स की बात करता हूं तो दो तो याद रख लो, एक तो याद रखोगे ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, और ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की बात करते हैं AZT, एजिडोथाइमेडिन, ठीक है। एक और याद रख लो ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर के साथ साथ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रखा यही है। एक इंटीग्रेज भी याद रख सकते हो, ठीक है, एक प्रोटीएज भी याद रख लो, प्रोटीएज इनिबिटर, ओनली फॉर नॉलेज। रेटोनावायर, बस दो बहुत हैं, सफिशिएंट हैं, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। क्यों पार्शियली इफेक्टिव होता है? देखो दो बातें ध्यान रखना, इन ड्रग के अपने साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीएज, इंटीग्रेज, ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, इनके अपने साइड इफेक्ट क्या है? एनीमिया हो जाता है लोगों को, ठीक है। इसके अलावा वॉमिटिंग जो कॉमन चीज है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, लिवर फैटी हो जाता है और हाथ पैर से फैट गायब हो जाता है, ठीक है, सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने ढेर सारे साइड इफेक्ट हैं इन ड्रग्स के, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। बस इतना ही है, जो इंसान कुछ साल जी सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा और टाइम मिल जाता है, इससे अलावा और कोई खास इफेक्ट नहीं है इन ड्रग का। बट मार्केट में अवेलेबल है, यही थेरेपी दी जाती है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, तो बस दो बातें ध्यान रखनी है। अगर एड्स, भाई एनसीईआरटी की एक लाइन है, भाई इसका कोई क्योर नहीं है, मैंने एसटीडी में भी लिखा दिया था, कोई क्योर नहीं है इसका, बस एक ही है भाई, प्रीवेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवेंशन, और प्रीवेंशन के लिए अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए जो मैंने अभी बताया था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब सब चीजें समझा दी है मैंने आपको। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ड्रग एडिक्शन जो करते हैं लोग सिरिंज का, वो यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर इसको अवेयरनेस के लिए एक तो बस क्वेश्चन आता है, नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया के अंदर मेन ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
जो लोगों को अवेयर करती है। अब तो खैर लोग अवेयर हो चुके हैं, स्टार्टिंग में ये बहुत सारे नाटक में आते थे, ठीक है, नाटक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, बहुत सारे तरीके से ये लोगों को अवेयर करते थे। कोई भी मूवी देखने आ रहे हो तो पहले इसका ऐड चलता था नैको का कि भाई ये करना ही करना, ऐसा करना, वो करना, ये करना, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इस जो अवेयर करती है, बहुत सारे तरीके से इसको अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं इनके। उसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, ठीक है, आपने अपना एनजीओ खोल रखा है, आप भी कर सकते हो, गवर्नमेंट इसके लिए फंडिंग करती है आपको, ठीक है, कि आप लोगों को अवेयर करो, स्कूल लेवल पर अवेयर करो, ठीक है, बड़े लेवल पर अवेयर करो कि यार, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया अवेयरनेस के साथ साथ भी, ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, फिर भी करना है तो कॉन्डोम यूज करो, ठीक है। बस यही अवेयरनेस है जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस है। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज ये आज नहीं कराएंगे, ये तो हम अगली क्लास में लेंगे, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ठीक है, क्योंकि इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कराने वाले। अब ये बताओ, एड्स, प्लाज्मोडियम एंड टमीबा ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? मैंने बोला था ना, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, ये हाईली प्लूरोमॉर्फिक है। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब है, इसको बोलते हैं बहुरूपिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे आप वैक्सीन बनाओगे, वैक्सीन मतलब मेमोरी बनाया आपने इसकी, ठीक है, आपने मेमोरी बनाया, बट क्या करेगा ये एक मुखौटा लगा करके अपना रूप चेंज कर लेगा। वैक्सीन सोचती रह जाएगी भाई कहां गया था, तो खेल कर देगा वो। समझ गए ना मेरी बात? ये हाईली प्लूरोमॉर्फिक होता है, ठीक है, बस इस वजह से इसकी वैक्सीन नहीं बन पाती, प्लूरोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए वैक्सीन नहीं बन पा रही है, ठीक है। कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं, बट ये है कि काम चल रहा है, फ्यूचर में क्या होता है देखते हैं, बट हाईली प्लूरोमॉर्फिक होता है, ठीक है। और बताओ, और यस सर, यस सर, हाँ बेटा, अपने स्ट्रक्चर को, प्लूरोमॉर्फिक का मतलब है अपने एंटीजेंस को चेंज करने में कैपेबल होता है, बस, ठीक है। साइकिल ऑफ एचआईवी बता दो दी बेटा किस तरीके से एंटर करता है? भाई मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट दोनों में एंटर करता है, पर हेल्पर टी सेल को डैमेज कर देता है, मैक्रोफेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मैक्रोफेज को हम एचआईवी फैक्ट्री बोलते हैं। मैंने समझाया अभी जस्ट अभी डिटेल में। कॉन्सेप्ट क्लियर? डायमंड क्लियर? तो यहां तक तो डायमंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगली क्लास के अंदर मैं शायद रिवीजन ना कराऊं, क्योंकि एक क्लासेस में ड्रग मुझे बहुत सेट करना है ब्रेन में। ड्रग से हर साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ड्रग्स बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और मुझे कराने भी हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, और बहुत अलग तरीके से कराऊंगा, ड्रग्स ब्रेन में सेट करते हुए कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ भी रिवीजन नहीं कराने वाला, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स कराने वाला हूं, ठीक है। तो अगली क्लास टोटली फोकस्ड ऑन ड्रग्स। मैं सच कह रहा हूं, आपको मजा आने वाला है, पक्की बात है, गारंटी है, गारंटी है, ठीक है, मजा आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम पढ़ाएंगे इस तरीके से सारी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि लेक्चर के बाद अपने व्यूज जरूर दिया करूंगा। ये आप जो अभी लिखोगे ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या लिख रहे हो, ये अब डिलीट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद मैं आपके व्यूज देखता हूं, क्या है, कहां अप रहा, कहां डाउन रहा, क्या कैसे रहा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और अच्छे बच्चों को व्यूज जरूर देने चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट। अब हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को, मिस मत कर देना, क्योंकि लाइव बड़ा खतरनाक होगा वो, ठीक है, बहुत सुपर होगा, मतलब मजा आने वाला है, ये पक्की बात है, ठीक है, ये गारंटी है 100%। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।